नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास आर्य जीके पर। और आज हम करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न अपने एक साथ यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका साथी विकास और देखते हैं संविधान की विशेषता का आज का हमारा पहला प्रश्न। मूल संविधान में थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां थी? बताइए। 292 अनुच्छेद या फिर 6 अनुसूचियां, या फिर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या फिर 394 8 अनुसूची, या फिर 396 अनुच्छेद और 6 अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होने वाला है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो थी वो मूल संविधान में थी। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? तो अभी अपने पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही होगा। 395 अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान में हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपने। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बताइए। नंदलाल बोस, या फिर व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या फिर वसंत कृष्णन वैद्य। बताइए। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होने वाला है। प्रेम बिहारी नारायण जादा ने जो है वो प्रिंटिंग का इस्तेमाल न करते हुए हाथ से लिखा है, हस्तलिखित है ये। और ये खानदानी पेशा था इनका, कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं, हाथ से लिखने को। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 4। संविधान के अनुसार भारत है, भारत क्या है? एक संघीय राज्य है, या फिर एकात्मक राज्य है, या फिर राज्यों का संघ है, या फिर अर्ध संघीय राज्य है? बताइए। तो इसमें हमारा सही आंसर होने वाला है भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 5। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? बताइए। आरएस में आया हुआ प्रश्न है। भारत तथा इंडिया, या केवल भारत, या हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होने वाला है। भारत तथा इंडिया संविधान में हमारे राष्ट्र के नाम उल्लेख हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत में संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? भारत का दूसरा नाम इंडिया है भैया, बताइए। अभी अपने पढ़ के आए। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। आगे प्रश्न नंबर 7 हम देख रहे हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्तित हुई। 9वीं अनुसूची प्रवर्तित हुई मतलब कब जोड़ी गई? बताइए। प्रथम संविधान संशोधन, या फिर 42 में, या फिर 9वें, या फिर 8वें? तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत के संविधान में संघ सूची या फिर सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? बताइए। संघ सूची या फिर सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? तो ये दी गई है चौथी में दी गई, या फिर छठी में, 7वीं में, या फिर 9वीं में? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में जो है वो संघ सूची या फिर सूची 1 दी गई है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? बताइए। भारत की राजभाषाओं को किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? 7वीं, छठी, या 8वीं, या फिर 9वीं? तो पता ही है भैया, 8वीं अनुसूची में जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होने वाला है। राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? बताइए। कौन सा कथन भारत की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है? नहीं भैया, ये तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देता है, या फिर यह संवैधानिक कार्यकर्ताओं के वेतन और अनुमोदन से संबंधित है? तो इसमें जो है हमारा
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होने वाला है। अभी अपने पढ़ के आए हैं, संघ सूची या फिर सूची 1 या फिर संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण जो है वो 7वीं अनुसूची करती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? बताइए, कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? चौथी, 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं? तो 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित राजभाषाओं के सही समूह को पहचानिए। बताइए। पहला ऑप्शन है बांग्ला अंग्रेजी संस्कृत या फिर अंग्रेजी हिंदी संस्कृत या फिर संथाली हिंदी संस्कृत या फिर गुजराती मराठी या अंग्रेजी। बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 संथाली हिंदी और संस्कृत जो है बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 28, 24, 18 या फिर 22? बताइए। 22, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होने वाला है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 14, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? बताइए। राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है, किस अनुसूची में उल्लेखित है? बताइए। चौथी में, 8वीं में, 10वीं में या फिर तीसरी में? बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है, चौथी अनुसूची में। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए। पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? बताइए। तो भारतीय संविधान की अनुसूची, कौन सी अनुसूची एक राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली अनुसूची। ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 16, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? बताइए। तो अभी अपने पढ़ के आए हैं राज्यों से संबंधित, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? बताइए। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। बताइए। तीसरी, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं? तो इसमें हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 5वीं अनुसूची में। ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 18, सुमेलित कीजिए। ठीक है। बताइए, कीजिए सुमेलित। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं भैया? मौलिक अधिकार तो जो है अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। उसके बाद में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आयरिश, बी का हो जाएगा तीसरा, आयरिश संविधान से। ठीक है। आगे अपने देखते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है, सी का हो जाएगा 1, ब्रिटिश संविधान से। आगे अपने देखते हैं राज्य केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो एक ही बचा है, केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से लिए गए हैं। तो अब देखते हैं, ए का हो जाएगा 4 तो सभी में है, बी का हो जाएगा 3, बी का 3 इन दोनों में है। उसके बाद में सी का हो जाएगा 1, तो सी का 1 इसमें है, और डी का जो है वो दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के प्रावधान एवं स्रोत के युग्म में सुमेलित नहीं है? बताइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है ये तो।
समवर्ती सूची कनाडा से, या फिर आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, या फिर मौलिक अधिकार यूएसए से। अभी अपने पढ़ के आए हैं, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान भी कनाडा से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी जापान से ली गई है। समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? बताइए। ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड संविधान से, या फिर कनाडा संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से? बताइए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से, ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? समवर्ती सूची की अवधारणा तो अभी अपने पढ़ के आए थे। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी प्रश्न। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके हमने किसका अनुसरण किया है, यह कह रहा है प्रश्न। तो फ्रांस के संविधान का अनुसरण किया है, या फिर कनाडा के संविधान का, या फिर ब्रिटेन, या फिर जर्मनी? बताइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर बताइए। तो हमने ये लिया है कनाडा की प्रणाली से। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होने वाला है। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके हमने कनाडा के संविधान का अनुसरण किया है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, बिल्कुल हमने ये अमेरिका से लिया है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, ये तो हमने सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था तो हमने कनाडा से ली है। तीसरा, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका से ली है। तो 1, 2 को छोड़ के 3 और 4, 1, 3 और 4 बताइए। 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 1 जो है 1, 3, 4 हमारा बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत को सुमेलित कीजिए। बताइए। संघीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? उपराष्ट्रपति, समवर्ती सूची और संसदीय विशेष अधिकार सभी बताने हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं संघीय प्रणाली। तो संघीय प्रणाली जो भारत ने ली है वो ली है कनाडा से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद हम अभी अभी देख के आए थे। उपराष्ट्रपति का पद तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो है ये भी अपने अभी पढ़ के आए थे। समवर्ती सूची हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार हमने लिए हैं ब्रिटेन से। तो बताइए, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, और ए का तीसरा और बी का चौथा कहाँ पर है? ए का तीसरा, बी का चौथा, ये और सी का पहला है और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है। बताइए। किस संविधान से अपनाया गया? किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है? प्रश्न नंबर 25। अमेरिका, यूके, आयरलैंड या फिर रूस? तो इसमें जो है हमारा सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? बताइए। विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, या फिर आयरलैंड से? बताइए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। इंग्लैंड से हमने विधि का शासन का विचार लिया है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 27। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? बताइए। जर्मनी से, या फिर यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, या फिर यूएसएसआर यानी कि वर्तमान का रशिया जो काफ़ी देशों में टूट गया था,
और बड़ा पार्ट जो जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। तो यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके भी अपने सभी के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स। तो यूएसएसआर, उस टाइम ये यूएसएसआर था, तो हमने यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 28, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली है। तो सुदृढ़ मजबूत केंद्र की व्यवस्था हम अभी पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, आगे पीछे हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही होने वाला है। कनाडा के संविधान से, बस आप 2 और 3 के चक्कर में पढ़ो ही मत। मजबूत सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 29, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली है, ठीक है, बिल्कुल सही है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमने यूएसए से लिया है, अभी करके आए हैं, बिल्कुल सही है। अर्ध संघात्मक सरकार तो हमने कनाडा से ली है, स्विट्जरलैंड से नहीं ली। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं हम अब प्रश्न नंबर 30, सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो सुमेलित नहीं वाले प्रश्न है ना, इसमें काफ़ी सारे हमारे और भी प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये अच्छा है हमारे लिए। बताइए, मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। संसदीय लोकतंत्र हमने ब्रिटेन से लिया है, बिल्कुल सही है दोनों के दोनों। नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिए हैं, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध, ये तो भैया हमने जर्मनी से लिए हैं, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? चौथा। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। रूस से तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य लिए हैं। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 31, सामाजिक न्याय संतुलन है, बताइए। सामाजिक न्याय संतुलन है व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, या फिर समाज एवं व्यक्ति के मध्य, या फिर मूल अधिकार एवं न्याय प्रणाली के मध्य, या फिर व्यक्ति एवं परिवार के मध्य। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होने वाला है। व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य सामाजिक न्याय का संतुलन है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 32, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, बताइए। सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए, या फिर सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ है ना, वो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग के आधार पर सभी भेदभाव को दूर करना चाहिए, ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 33, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है, बताइए। जो नहीं है वाले प्रश्न है, इसमें नहीं है को जरूर देखना है, आराम से पढ़ना है प्रश्न, ठीक है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। संसद की सर्वोच्चता, ये भी सही है, दोहरी कार्यपालिका। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, दोहरी कार्यपालिका एक संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 34, भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, गलत। संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, या फिर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, या फिर केंद्र व राज्यों में शक्ति का स्पष्ट विभाजन है। तो भारत संसदीय प्रजातंत्र किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, ये इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 35,
रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव रखता है, या फिर कि कानून पक्षपात करता है, या फिर कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है कानून अमीर तथा गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 36। विधि शासन का अर्थ है। बताइए, विधि शासन का क्या अर्थ है? निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति, या फिर न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या फिर प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार, या फिर संविधान की परम निर्भयता। बताइए, ये जो है 4 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, संविधान की परम निर्भयता। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 37। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? बताइए, संविधान के अनुसार राज्य के, किसी राज्य के कितने अंग हैं? बताइए। तो अपने को पता है कितने अंग होते हैं, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है तथा न्यायपालिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 अंग होते हैं। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद पर्यंत या फिर प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? जैसे अपने पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत को सम्मिलित किया है, किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया है? बताइए। तो 130, 228, 89 या फिर 310। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 39। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। प्रश्न नंबर 39। 355 में, 335 में, 365 में। एक मिनट, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान 335 में, 355 में, 335 में, 365 में या फिर 375 में। बताइए। तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 335 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? बताइए। अनुच्छेद 371 का संबंध जो है नागालैंड, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र एवं गुजरात या फिर असम, मेघालय या फिर मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है, महाराष्ट्र एवं गुजरात। इसमें जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, उनके लिए, उनके विकास के लिए जो है वो अलग से जो है विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। जैसे गुजरात में सौराष्ट्र एवं कच्छ के इलाके के लिए अलग से विकास बोर्ड बनाया जाएगा, और महाराष्ट्र में जो है विदर्भ, मराठवाड़ा और आदि क्षेत्रों के लिए जो है अलग से विकास बोर्ड का गठन किया जाता है। तो मतलब ये महाराष्ट्र एवं गुजरात को थोड़े से एक्स्ट्रा राइट्स देता है। तो अनुच्छेद 371 में इसका विवरण है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? बताइए। 343 में, 344 में या फिर 345 में या फिर 346 में? बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 345 में जो है वो राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 42। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 249, 250 या फिर 315 या फिर 312? बताइए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 312 के तहत। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 43। यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि अगर राज्य सरकार किसी तरीके से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करे, ठीक है, तो इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो बताइए, राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, या फिर कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, या फिर SR बोमनाई बनाम भारत संघ, या फिर दारा सिंह बनाम भारत गणतंत्र। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, SR बोमनाई बनाम भारत संघ, मामला 1994। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 44, किस प्रकरण या वाद में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए। अभी अपने पढ़ के हैं भैया, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होने वाला है, SR बोमनाई वाद। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 45, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन कौन से कथन सही है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ उसको नागरिकता है, ठीक है। जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य में पैदा हुआ था, बिल्कुल सही है, दोनों से नागरिकता मिलती है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है, नहीं। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 46, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, या फिर विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, या फिर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या फिर दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसमें जो है नागरिक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता जो ग्रहण कर चुका हो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 47, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? बताइए। 1 मिनट यार, ये आगे पीछे क्यों हो रहा है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? यह सबसे विशाल है, बिल्कुल सही है। यह लचीला है, संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, ठीक है। अन्य देशों के, इसमें अनेक देशों के थोड़ा सा इसमें क्या है, ऑप्शन जो है आगे पीछे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। यह सबसे बड़ा है, लचीला है, इसमें जो है वो अनेक देशों से जो है वो प्रावधानों को लिया गया है। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें सही होने वाला है, उपयुक्त सभी। यह सबसे विशाल है, लचीला है, और संविधान में जो है अनेक देशों से प्रावधानों को लिया गया है, ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 48, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? बताइए। प्रतिबंध? नहीं। अधिकार, विशेषाधिकार, या फिर कानून? तो स्वतंत्रता के लिए जो अनिवार्य है वो है अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 अपने देखते हैं अभी। निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। बताइए ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 49, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर BR अम्बेडकर, या फिर महात्मा गांधी? तो बताइए। तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही होने वाला है, राजेंद्र प्रसाद का है, कि भारत का जो संविधान है वो एक मशीन की तरह है, बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 50, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं
कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। बताइए। तो के.सी. व्हीयर या फिर मॉरिस जोन्स या फिर भीमराव अंबेडकर या फिर के.एम. मुंशी। तो ये कथन था भीमराव अंबेडकर का। अब आप मेरे को बता दो कि मजबूत केंद्र भारत में ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है कनाडा से। अभी अपने प्रश्न करके आए थे। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 41। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल या फिर संवैधानिक परिषद या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। बताइए कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो संवैधानिक परिषद भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। द्विसदनी विधानमंडल है, संघात्मक व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन जो हमने अमेरिका से ली है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 52। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? बताइए। मायरन विनर या फिर वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर शिवा राव। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम हो। तो ये कथन जो है वो मायरन विनर का है। विनर नाम याद रखना है कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीतने चाहिए, विन होने चाहिए। तो मायरन विनर। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 53। भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर, बहुत आगे है। यह कथन किसने कहा? बताइए। बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत आगे। आइवर जेनिंग्स या फिर मॉरिस जोन्स या फिर ग्रैनविले ऑस्टिन या फिर के.सी. व्हीयर। बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 54। भारत और एक सेकंड। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है। बताइए। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है अध्यक्षात्मक प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से, गणतंत्र प्रणाली से या फिर संघ प्रणाली से। बताइए। तो इसका संबंध है संसदीय प्रणाली से। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध संसदीय प्रणाली से है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली शासन जो है एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, सैकड़ों सालों पुरानी है और ये यूके में विकसित हुई थी। वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहाँ पर विकसित हुई थी? यूके में। ठीक है। इसका नाम जो है लंदन में एक पैलेस है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, इसके नाम से जो है इसका नाम पड़ गया। संसदीय प्रणाली जो है वेस्टमिंस्टर प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न देखते हैं 55वां। निम्नांकित में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया? बताइए। किस वाद में संघवाद को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा जो है वो घोषित किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 या फिर एस.आर. बोमनाई बनाम भारत संघ 1994 या फिर मिनर्वा मिल्स या फिर सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और ए.एन.आर. बनाम जायसवाल कोल कंपनी और अन्य। ठीक है। बताइए किस वाद में जो है संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया? तो इसका सही आंसर होने वाला है एस.आर. बोमनाई बनाम भारत संघ, ऑप्शन 1994, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं। बताइए इस बुक के लेखक कौन है? वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो
ग्रैनविल ऑस्टिन, रॉबर्ट हार्डग्रेव या फिर मोरिस जोन्स या फिर रजनी कटोरी। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ग्रैनविल ऑस्टिन जो है वो वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रोग एलिफेंट हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं, बताइए कौन है? साइमन डेनियर, अतुल कोहली या फिर सुदीप्ता कविराज या फिर सुनील खिलनानी, बताइए। एलिफेंट हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं, बताइए। तो इसके लेखक हैं साइमन डेनियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अपने देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं, बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं? भाग 2, भाग 4 या फिर भाग 5 या फिर भाग 3, बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। भाग 2 में भारतीय संविधान में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है, भाग 2 में। आगे अपने देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है, बताइए। प्रश्न नंबर, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भाग 6 में जो है वो भारतीय संविधान में राज्यों में शासन के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य सरकारें, ठीक है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, राज्य विधायिका, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, सभी के जो है भाग 6 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आगे अपने देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है, बताइए। कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? भाग 2 नागरिकता, ठीक है, ये तो अपने पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी बिल्कुल सही है। अगला अपने देखते हैं भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं भैया, भाग 9 तो पंचायतों और नगर निगम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका युग्म जो है वो गलत है और सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं। कौन सा कथन गलत है, बताइए। कौन सा कथन गलत है? संविधान के भाग 7 में भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है, या फिर भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, ठीक है, दोनों सही है, अभी पढ़ के ही है अपने। आगे है भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नहीं भैया, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित तो नहीं है भाग 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध वर्णित है, बताइए। कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है, बताइए। भाग 11 अध्याय 2 या फिर भाग 19 अध्याय 2 या फिर भाग 11 अध्याय 3 या फिर भाग 11 अध्याय 1। तो इसका सही आंसर होने वाला है भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन नंबर 1। भाग 11 और अध्याय 2 में जो है संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है, बताइए। किन अनुच्छेदों के मध्य जो है भाग 5 का प्रावधान है? 52 से 78 तक, या फिर 52 से 76 तक, या फिर 51 से 77 तक, या फिर
52 से 80 तक। बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 52 से 78 तक। ठीक है, आगे अपने देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए। भाग 5 के अध्याय 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए। 26, 29, 28 या फिर 27? बताइए। भाग 5 के अध्याय 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होने वाला है, 27। ठीक है, भाग 5 में जो है अध्याय 1 में अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 78 तक हैं, तो ये टोटल अनुच्छेद जो है 27 बनते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतने ही। हमने टोटल क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर के साथ में, बिल्कुल आप विश्वसनीय क्लास है ये आपके लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें विकास आर्य जी के चैनल को, और ऐसा ही कंटेंट हम और क्वालिटी वाला कंटेंट बनाते रहेंगे, कोई टाइम पास नहीं है। और आपकी अगर तैयारी है कोई भी टॉपिक की, तो जो हमने करवा दिया, आप तैयारी अगर आपने प्रॉपर टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में ही जो है हमारी क्लास लगाएं, क्योंकि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम पास नहीं करते हैं। स्पीड से जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक साथ एक ही क्लास में हम कंप्लीट करवाते हैं। क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है, तो क्वालिटी के लिए आप प्लीज़ विकास आर्य जीके को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही जो है आगे क्लासें और लाते रहेंगे, ट्राई करते हैं जितनी ज़्यादा आपके लिए क्लासें ला पाएँ, क्योंकि आपको पता है इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है टाइपिंग में और में। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।